जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दृष्टि का तीसरा टेस्ट का सेकंड पार्ट कराएंगे। फर्स्ट पार्ट जो कि हमने कल करा दिया था, ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का तीसरा टेस्ट है। तीसरा टेस्ट का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया था। ये आपका दृष्टि का है। तो हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट टेस्ट। उससे स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे हम क्लास अपलोड करेंगे वैसे आपको क्लास तुरंत मिल जाया करेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या कह रहा? ऋग वैदिक काल के दौरान तच्छ शब्द संदर्भित करता था। क्या पूछ रहा? तच्छ शब्द संदर्भित करता था। तो तच्छ शब्द किसे संदर्भित करता था? वो बढ़ई। बढ़ई को क्या कहा जाता था? तच्छ। और अगर धातु कर्म की बात किया जाए तो उसे बोलते थे कर्मा। एंड साहूकार की बात किया जाए तो उसे बोलते थे वेकनाथ। और नाविक को बोलते थे अरित्री। क्या बोलते थे नाविक को? अरित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन, एक अभिकथन और दूसरा कारण है। तो उसको हम देखना है कौन सा कूट सही है। क्वेश्चन नंबर 82। कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी। इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। और अकबर ने कई राजपूत राजाओं के घरों में शादी किया था, और जो उसकी अकबर की राजपूत की जो नीति थी वो क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी हुई थी। देखते हैं अकबर की बात। तो अकबर मुगल शासक का एक राजा था, जो हुमायूं की मृत्यु के बाद केवल 13 वर्ष की आयु में मुगल वंश का शासक बना था। राजपूतों के साथ अकबर का गठबंधन राजनीतिक गठबंधन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच घनिष्ठ संबंधों के रूप में विकसित हो गया था। क्योंकि आमेर के राजा भरमाल ने अपनी सबसे बड़ी बेटी जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया था। अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर राजपूत राजकुमारी से भी विवाह किया था। और जो अकबर की राजपूती नीति व्यापक धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौत की संख्या निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक है? तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में अधिक है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिए जाने वाले कैदियों की मौत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों में हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, जो कि दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है। दूसरे स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 84 में। मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि मिस्र ने स्वेज नहर में आर्थिक हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है? किस कंपनी के साथ साइन किया है? रिन्यू पावर के साथ साइन किया गया है। तो भारतीय कंपनी ये रिन्यू पावर है। ये 8 अरब डॉलर के निवेश से स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन प्लांट मिस्र के सरकार के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। और बात करें असम के जोरहाट पंप स्टेशन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो खान बहादुर था 1857 में किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? बरेली से। और अगर बात करें तो दिल्ली से कौन किया था? दिल्ली से आपका जनरल बख्त खान ने, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बागपत से शाहमल ने किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? यानी जब कांग्रेस ने 1937 में सत्ता में आई थी तो कौन कौन से बदलाव किए थे? तो इसमें से देखते हैं कौन सा बदलाव हुआ था आपका। प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया था। प्रेस से क्या गया था? प्रतिबंध हटा दिया गया था। प्रेस से आपका प्रतिबंध हटा दिया था। और आपातकालीन अधिकार देने वाले कानूनों को भी निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग
NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस स्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? क्या कह रहा है? किस स्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको मिला है? IIT कानपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर दूसरा स्थान बात करें तो दूसरा स्थान आपको IISc बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला हुआ है और बॉम्बे IIT को तीसरा स्थान मिला हुआ है। इसमें बॉम्बे IIT को आपको तीसरा स्थान मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की है? कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज 2022 किसने प्रकाशित किया है? जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने प्रकाशित किया था। किसने किया था? UNDP ने किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे? तो अशोक के जो शिलालेख हैं किन किन भाषाओं में उत्कीर्ण किए गए हैं? तो जो अशोक के शिलालेख हैं आपके प्राकृत भाषा में है, संस्कृत में आपके नहीं है, अरामाइक एंड ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3 एंड 4। तो संस्कृत में थे, अरामाइक में थे और ब्राह्मी में और पाली में थे। जो आपका अरामाइक है ये आपका अफगानिस्तान एरिया में मिलते हैं। कहाँ पर है? अफगानिस्तान एरिया में आपका है। जो अफगानिस्तान के शिलालेख है वो ग्रीक और अरामाइक लिपियों का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 90 नंबर। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछा है? सूफीवाद के बारे में। तो हम लोग देखते हैं सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठान और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए हैं। तो जिक्र का उपयोग करके इन्होंने प्रशिक्षण किया था। फिर देखते हैं क्या कह रहा है। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में बस गए थे। तो ये भी गलत आपका। सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खान काहो या धर्मशाला में किया था। ये ऑप्शन 2 एंड 4 सही है। जो सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, क्या थे? रहस्यवादी थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। ऋग वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा आपका? ऋग वैदिक धर्म के संबंधित में पूछा आपका क्वेश्चन। तो ऋग वैदिक धर्म प्रकृति में एक ईश्वरवादी था। ऋग वैदिक में इंद्र का सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है। तो ऋग वैदिक जो धर्म था वो एक ईश्वरवादी नहीं था, ये बहु ईश्वरवादी था, क्योंकि यहाँ पर कई देवताओं की पूजा होती थी। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया। तो आपका दूसरा सही है, इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? दूसरा नंबर सही हो जाएगा। दूसरा मतलब कि C नंबर। इसमें गलत टिक लग गया है, आपका हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 92 लिस्ट 1 दिया है। लिस्ट 2 को बिल्डर और बिल्डिंग यानी निर्माता और इमारत दिया हुआ है। इसे क्या करना है? मैचिंग करना है। अकबर ने क्या बनवाया था? अकबर ने आपका आगरा के किले में जहांगीरी महल बनवाया था। तो आपका 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अकबर क्या बनवाया था? जहांगीरी महल बनवाया था आगरा में। 1 का आपका 3। फिर उसके बाद जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद बनवाया था। क्या बनवाया था जहांगीर ने? मोती मस्जिद। तो 1 का 3 अब सीधे सीधे C नंबर हो जाता है। B का 1 शाहजहां ने शालीमार बाग। देन उसके बाद औरंगजेब बादशाही मस्जिद। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 93 में। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 से बढ़ाकर 1200 करने का निर्णय लिया है। पहला ऑप्शन सही है आपका। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको 1100 से बढ़ाकर 1200 का निर्णय लिया। यह राशि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी। दोनों सही ऑप्शन इसमें। B नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि स्टेशनरी के लिए इसमें
यानी स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए 1100 से 1200 रुपया कर दिया गया है। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा पेरेंट्स के खाते में, पेरेंट्स के पास जाएगा ये पैसा। 94 G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। G20 से क्वेश्चन पूछा आपका यहाँ। तो पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। फिर क्या कह रहा है इसमें, G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। क्या कह रहा है, नया शेरपा नियुक्त किया गया है। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है दूसरा सही है, पहला गलत है। जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत के लिए नया शेरपा चुना गया है, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। पहला गलत क्यों है, जो भारतीय अध्यक्षता में पहली G20 की वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक 13 दिसंबर से 14 दिसंबर 2022 तक बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई थी। इस हिसाब से आपका पहले गलत हो जाएगा। तो इसमें सी नंबर आपका सही ऑप्शन है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था। जो आत्मीय सभा का की स्थापना हुई थी किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, 1814 में। 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा एवं सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की थी। अगर ब्रह्म समाज की बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो कि बाद में 1829 में नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 96 में निम्नलिखित नहीं 96 क्या वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था। किस देश में मेडिकल मिशन भेजा गया था, ये चीन में भेजा गया था। और 1939 में त्रिपुरी की अधिवेशन में ही क्या होता, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। गांधी जी के मतभेद की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अध्यक्ष पद से क्या कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। 97 आते हैं, एक तहसील एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि वन तहसील वन प्रोडक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो यह भारत सरकार की पहल है। एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश की पहल है और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शुरुआत किया गया। तो इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 98 निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला हुआ है। तो किस संस्थान को मिला इसमें, ये ICAR संस्थान पुरस्कार 2021, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को। अगला क्वेश्चन है क्या है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या करना है, मैं देखना कौन गलत दिया हुआ है। तो भीमबेटका की लोकेशन कहाँ है, MP में है, सही दिया हुआ है। आदमगढ़ की पहाड़ी है, ये नर्मदा घाटी के पास है, ये भी सही दिया हुआ है। फिर कुरनूल आंध्र प्रदेश, ये भी सही हुआ है। पोटवार का पठार ये आपका गलत दिया हुआ है। क्या है, पोटवार का पठार आपके गलत दिया हुआ है, ये क्योंकि आपका सोन घाटी के पास है। कहाँ पर है, सोन घाटी में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मुगलों के संदर्भ में पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, मुगल दरबार के इतिहास को टर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल भारत के सभी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में थे। जो मुगल भारत के सभी पुस्तक के रूप में थे पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित थे। और पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि सभी इसे टर्की भाषा में नहीं लिखे गए थे, क्योंकि फारसी भाषा में भी लिखे गए थे। इस भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में भी। पहला गलत हो जाएगा आपका, इसलिए आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था। किस राज्य में दिया था, महात्मा बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में दिया था। कहाँ पर दिए थे, महात्मा बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में दिए थे, सारनाथ में, बनारस। और धर्म उपदेश में 4 महान सत्य जो हैं गौतम बुद्ध के, दुख समुदाय एंड दुख निरोध एंड दुखगामिनी प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 102 पर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन
और दूसरे कारण कहा गया है। देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्य सातवाहन और पालों के मध्य हुआ था। दूसरा, कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था। इसमें क्या है आपका दूसरा सही है स्टेटमेंट, यानी कारण सही है। अब कथन आपका गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड कहाँ पर किसके बीच हुआ था? भारत के पूर्वी भाग पालों के नियंत्रण में था, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिहार के नियंत्रण में था, और दक्कन में किसके क्षेत्र में था? राष्ट्रकूट, यानी किसके? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका? डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि क्या इसमें अभी कथन गलत है और कारण इसमें आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? क्या पूछ रहा है इसमें? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई है? तो ये आपको कब शुरू की गई थी? 27 मई 2000 नहीं 27 जुलाई। कब शुरू की गई थी? 27 जुलाई 2022 को स्टार्ट की गई थी। इस तरह क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांस रहते हैं। अगर नहीं आ रहे तो इस तरह क्वेश्चन क्या करिए, बिल्कुल आप स्किप कर जाइएगा, बिल्कुल से स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि नंबर कटाने से अच्छा इससे पढ़ने ज़्यादा सही है। तो ये आप 27 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा नगरीय निकायों मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है 104 में, मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा है? कुशल कर्मी। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी? निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये भारत सरकार की योजना है। इसकी है भारत सरकार की योजना है, और इसका उद्देश्य क्या है? निर्माण कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल का उन्नयन करना है। इसमें आपका दोनों ऑप्शन गलत है। 105 में आते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रेसिडेंट दिया है किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के। और क्या दिया है? स्थान दिया हुआ, कहाँ पर, कौन थे? इसमें क्या करना, आपको सही करना है। तो जॉर्ज यूले ये किस स्थान पर अध्यक्ष बने थे? ये इलाहाबाद में बने थे। कब? 1888 में। कब? 1888 में। तो 1 का आपका 4 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका सीधा सीधा आंसर मैच कर जा रहा। फिर रमेश चंद्र दत्त, क्या दिया हुआ इसमें आपका? रमेश चंद्र दत्त ये आपके लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1899 में। फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। एंड सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला थी, ये कानपुर में 1925 में अध्यक्ष चुनी गई थी। कब चुनी गई थी? 1925 में पहली भारतीय महिला थी। 106 देखते हैं। अभिकथन एंड कारण दिया हुआ है। परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले के रूप में जाने जाते थे। फिर क्या कह रहा है? मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। इसमें आपका पहला कथन सही है, कारण इसमें आपका गलत दिया हुआ है। क्या दिया आपका? कारण गलत दिया हुआ। ऑप्शन इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या करा? एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म, यानी किस प्लेटफॉर्म्स के तहत साइन किया गया है? तो किसके साथ साइन किया गया है? ये कू के साथ साइन किया गया है। किसके साथ है? कू के साथ। 27 जुलाई 2022 को तो सरकार ने एमएसएमई और प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ उत्तर प्रदेश का था कू के साथ साइन किए थे। माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जो कि कू। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 108 खादी और ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कैसे पूछ रहा है? खादी एंड
ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है इसके करेंटली? मनोज कुमार है। मनोज कुमार को 2022 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। किसका लिया हुआ है? विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया हुआ है इन्होंने। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 109 में, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछ रहा है आपका? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार है तो लोथल एक विक्रय केंद्र था। सही है। लोथल जो आपको गुजरात में है, यहीं से ही आपको डाकहेड मिला हुआ है। तो आपका लोथल एक विक्रय केंद्र था। उसके बाद क्या? धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। क्या कहा? धौलावीरा सबसे बड़ा था। ये आपका गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा आपका? मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा है। इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा? मुगल काल में कौन सा कथन सही? किसी मनसबदार का पद और उसके वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित था। इसमें आपका क्या है? दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। किसके निर्भर था? जात की संख्या पर निर्भर करता था। क्योंकि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। और अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 भागों में लिखा था, जिसका शीर्षक अकबरनामा था। कितने भागों में लिखा था? 3 भागों में लिखा था, ना कि 5 भागों में। इसमें आपको हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा। मिलिंद पन्नाव के लेखक कौन थे? क्या पूछ रहा है? मिलिंद पन्नाव के लेखक कौन थे? तो लेखक कैसे कौन थे? नागसेन थे। इसमें नागसेन और मिलिंद पन्नाव दोनों के बीच डायलॉग है, यानी दोनों के बीच वार्तालाप है, उसी को लिखा गया है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? मिलिंद पन्नाव में आपका नागसेन। अगला क्वेश्चन आते हैं, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? क्या पूछ रहा है? उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्पल का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन थे। उत्कल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। उत्पल वंश ये कश्मीर राज्य में से एक माना जाता है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में कश्मीर के पूरे क्षेत्र को प्रशासित किया है। उत्पल वंश की राजधानी क्या थी? अवंतीपुर थी आपके। क्वेश्चन नंबर 113 में आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? ये ग्रामीण आजीविका मिशन। तो देखते हैं हम लोग। तो इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। दूसरा क्या कह रहा है इसमें? ग्रामीण क्षेत्रों को करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूह और रोजगार से जोड़ा जाएगा। दूसरा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे। मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लिए लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष में समूह में बांटा गया है। इसमें आपका 1 और 4 सही है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर है, क्योंकि ये 5 वर्ष का रोड मैप है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 5 सालों में करीब 66 लाख महिलाओं को नए समूह से जोड़ते हुए रोजगार से जोड़ा जाएगा, न कि 95 लाख से। कितने से जोड़ा जाएगा? 66 लाख महिलाओं को। और निर्मित रोड मैप के तहत 5 वर्षों के अंदर राज्य में 5,50,868 आजीविका समूह का गठन किया जाएगा। कितने किया जाएगा? 5,50,868 आजीविका का सृजन किया जाएगा। 114 नंबर पर आते हैं, मैचिंग करना है इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है? मैचिंग करना है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 28 फरवरी आ जाकर 1 का 2 में हो जाएगा। तो ये भी आपका सीधा सीधा मैच कर जा रहा। एक नंबर 27 सितंबर को आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। उसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया और 7 जुलाई को आपका वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। 115 में आते हम लोग,
115 क्वेश्चन देखते क्या, निम्नलिखित किसान आंदोलन पर विचार कीजिए और उनको काला कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो एका आंदोलन ये क्या, अखिल भारतीय किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा। इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका गठन कब किया गया था, 1918 में किया गया था। उसके बाद अवध किसान सभा 1920 में हुई थी, एका आंदोलन 1921 में, और अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ 1936 में किए गए थे। कब की गई थी, 1936 में। सबसे पहले तीसरा इन दोनों में है, ए एंड सी में है, इसमें ए और सी में। फिर इसके बाद अवध किसान आ जाएगा आपका 1920 में, क्योंकि तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा के स्थापना वर्ष 1918 में, अवध किसान सभा का 1920 में प्रतापगढ़ में की गई थी, एका आंदोलन 1921 में आपका, और अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में हुई थी आपकी 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 116, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं, कौन सा कथन सही है, सही नहीं पूछा, सही है। तो महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन किया। क्या कह रहा है, महात्मा गांधी सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर द रूरल इकोनॉमी। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्होंने जो महात्मा गांधी ने क्या दिया था, ये आपके कुटीर उद्योग पर बल दिए थे। किस पे दिए थे, कुटीर उद्योग पर। और नेहरू समाज के उत्थान और सुधार के लिए आधुनिक राज्य की शक्तियों में विश्वास करते थे। तो साफ साफ का नाइदर वन नॉट टू सही हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने किसके साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है, यानी किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया हुआ है, ये आपका इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के साथ समझौता में हस्ताक्षर किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में मुख्यालय है, जो कि सभी संस्थाओं के बीच शैक्षिक और कल्चरल आदान प्रदान का रास्ता खुल गया है इससे समझौते से। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आपको ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, ये बैग मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस रूप में, बैग मुक्ति रूप में, क्योंकि पर्यावरण को इन्हांस करने के लिए। अब आते हैं, बौद्ध परिषदों में संबंधित निम्नलिखित स्थलों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बौद्ध की जो संगीति हुई हैं उसी को ऑर्डर में लगाना है। इसको सबसे याद करने का तरीका बता देते हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चतुर्थ को आपका पहला है राजगृह, क्या आपका स्थान राजगृह है। दूसरा आपका वैशाली है, तीसरा पाटलिपुत्र है, चौथा आपका कुंडलवन है। यानी कि राजा वैशाली को पटाकर कुंडलवन कश्मीर गए। मतलब राजा राजगिरी हो गया, वैशाली मतलब वैशाली हो गया, पटा मतलब पाटलिपुत्र हो गया, कुंडलवन अब कश्मीर हो गया। तो राजा वैशाली को पटाकर 132 किस में है, इसमें बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर प्रथम संगीत की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरे के आपके सवाकमीर थे, और तृतीय के मोगलीपुत्र तीस थे। चतुर्थ के आपके वसुमित्र एंड अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 120, हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है। क्या इसमें दोनों ऑप्शन सही है। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह 1936 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था और इस मंदिर का निर्माण राजा देवराय द्वितीय द्वारा किया गया था, जिसे कृष्ण देवराय द्वारा विस्तारित किया गया था। और इस मंदिर में क्या है, यह मंदिर में भगवान विष्णु का अवतार भगवान विट्ठल को समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं 121 पर, जैन धर्म के संदर्भ में क्या कहा, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैन शब्द के उत्तर जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आत्मा है।
क्या है? आत्मा है। तो पूछा इसमें कौन सा ही नहीं, तो अगला क्या है? त्रिशला महावीर स्वामी की माता थे। क्या कह रहा है? त्रिशला महावीर की माता थे। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जैन संस्कृत शब्द का जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता था? विजेता होता था। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, आत्मा नहीं विजेता होगा। तो यही सही हो जाएगा आपका। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? क्या पूछ रहा है? गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? इसमें गढ़वाल वंश के संस्थापक आपके चंद्रदेव थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 123 में। क्या पूछ रहा है इसमें? एक से परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? किसके? परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के संदर्भ में 2019 के 20 में कौन सा कथन सही है? देखते हैं हम लोग इसमें कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और अररिया जिले उसके लिए शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी थे। ये आपका सही है, मथुरा और अररिया जिले के स्कूल शिक्षा में प्रथम स्थान अग्रणी थे। दूसरा क्या कह रहा है? इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा आपका? केवल 1। अगला आते हैं क्वेश्चन 124 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन भारत में 13वें एक्सप्रेसवे वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो कौन सा बना इसमें? तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां 13वां एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका कोई नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? किसने घोषणा की थी? ये सादत खान ने घोषणा की थी। कौन किया था? सादत खान ने। 1722 में अवध के नवाब सादत खान ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और उनके वंशजों ने 1856 तक अवध पर शासन भी किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्या है? संधियां दिया है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको काल के अनुसार व्यवस्थित करना हमको। तो देखते हैं हम लोग। इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलोर की संधि, अमृतसर की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी आपकी? 1765 में हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी ये संधि। मंगलौर की संधि आपकी ये 1784 में हुई थी। तो अगस्त इलाहाबाद 1765 हो गया, मंगलौर आपका 1784 हो गया। फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी 1792 में हुई थी, और अमृतसर की संधि आपकी जून 1838 में की गई थी। तो हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 2, 4 सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें 1, 3, 2, 4। अगला क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? किसके लिए पूछ रहा है? मातृभूमि योजना के लिए किसने दिशा निर्देश जारी किया है? तो आपके दिशा निर्देश किसने जारी किया है? पंचायती राज ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया हुआ है। यह एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण स्तर पर विकास की एक भागीदारी मोड़ को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। मातृभूमि योजना नागरिकों को ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में सीधे भागीदारी बनाएगा, और सरकार ने इस योजना के लिए करीब 100 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। नारी को नमन योजना शुरू की गई थी। ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? नारी की नमन योजना ये हिमाचल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जयराम ठाकुर ने इसको 2022 में लॉन्च किया था, नारी को नमन योजना। इस योजना के तहत क्या था? हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% की छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और अनुमान के मुताबिक हर दिन 1.25 लाख महिलाएं को बसों में सफ़र करेंगी। अब आते हैं 129 नंबर पर। महाशिला कंटक और
रथमुसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया? महाशिला कंटक और रथमुसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये आपका अजातशत्रु द्वारा यूज किया गया था। किसके द्वारा? अजातशत्रु द्वारा। ये बिम्बसार का पुत्र था और इसने अपने पिता की हत्या करके मगध पर शासन यानी सिंहासन पर बैठा था। और इसी के शासनकाल में क्या हुई थी? बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। 130 आते हैं। मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा सही है। देखते हैं। कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। क्या है? पहला गलत है, क्योंकि तस्लीम 4 बार की जाती थी। तस्लीम का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? अभिवादन होता था। और कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलैटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। क्या कहते थे? आगे की ओर सिर झुकाते थे, बाएं नहीं दाएं हाथ पे। 131 नंबर आते हैं। मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तौसिली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो जो मौर्य प्रोविंस था, ये क्या क्या था? प्रोविंस पर ध्यान दिया गया था इसमें। और इसमें 4 प्रांत थे, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तौसिली और तक्षशिला थे। दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 आते हैं। चंदावर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इससे पूछा चंदावर के संदर्भ में। यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था। यह 1194 मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। क्या किया गया था? लड़ा गया था। इसने गढ़वाल वंश के अंत को चिन्हित किया है। क्या किया? चिन्हित किया। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। 133 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? किसके लिए कह रहा है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? इसमें प्रोफेसर ध्रुव सेन को इसमें चुना गया है। प्रोफेसर ध्रुव सेन को इसमें चुना गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 134 में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज इंडेमिक टू द अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? इसमें कौन सी है? ऑप्शन से कौन सा है? इसमें चैन कुरिंजी इसमें ऑप्शन आपका सही है। चैन कुरिंजी है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानीय प्रजाति है और ये शेडोर्नी वन्यजीव अभयारण्य का नाम प्रदान करती है। क्या कहती है? शेडोर्नी वन्यजीव अभयारण्य के नाम प्रदान करती है। तो इसमें अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। और अगर इसकी बात किया जाए, इसका उपयोग निम्न रक्तचाप और गांठिया के लिए इलाज के लिए किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन आता है 135 पर। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन शुरू हुआ था। यह सूरत विभाजन 1907 में मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जो उत्तर प्रदेश से थे, नरमपंथियों का समर्थन करते थे ये लोग। अगला क्वेश्चन आते हैं 136 में। इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दिया है, यह भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी। इंडियन प्रिजनर ऑफ वार की सेना थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है। जिसकी स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी, बाद में इसको मोहन सिंह के द्वारा की गई थी और बाद में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसको संचालित किया गया था। और इसमें जो आपका भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी। अगला क्वेश्चन आ गए 137 में।
उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है? इसमें कौन सा ऑनलाइन पोर्टल इसमें है? प्रज्ञान है, पहचान है और पहुंच है। ये 3 से आपके पोर्टल है इसमें है। अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक बड़े डिजिटल प्रयास के तहत नौकरी चाहने वाले बच्चों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 6 वेब पोर्टल शुरू किए हैं। कितने पोर्टल शुरू किए थे? 6 वेब पोर्टल शुरू किए हैं। 6 में से 3 कौन से? प्रज्ञान, पहचान और पहुंच। ये आपके ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो हिसाब से कौन सा हो जा रहा है ऑप्शन इसमें? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं 138। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा, यह स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ये करनाल हरियाणा में स्थित है आपका, करनाल हरियाणा में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। क्या क्वेश्चन आपका? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, किसके काल में किया था ये? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ये किया था। नसरुद्दीन महमूद 1934 से 1412 तक दिल्ली के सल्तनत पर शासन किए थे ये, और इसी के टाइम में 1938 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं 140। चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूफी संतों की तीर्थ यात्रा, जिसे जियारत कहा जाता था, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है। चिश्ती नगद और वस्त्र के रूप में दान स्वीकार करते थे, तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही हो रहा है। तो चिश्ती होते थे नगद और वस्त्र के रूप में दान स्वीकार करते थे। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा? ये मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसमें, अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत के राय से अवगत कराया। कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की है। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों, क्योंकि अशोक के शिलालेखों में प्रतिवेदक और पुलुसनी का उल्लेख है, जो राजा को जनता की राय से अवगत कराने के लिए जिम्मेदार था। अगला क्वेश्चन आते हैं 142 नंबर पर। अकबर के निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो अकबर ने विजय किया था उनको कालक्रम में हमको लगाना है। देखते हैं, मालवा, कांधार, चित्तौड़, हल्दी घाटी 4 दिए हुए हैं। तो जो मालवा के विजय हुए थे ये आपके 1560 और 62 में हुए थे। तो मालवा 1560-62 में, देन उसके बाद आपका चित्तौड़ 1568 में, फिर उसके 1576 में हल्दी घाटी राणा प्रताप, 1595 में कांधार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा से हुआ था। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? पहले मालवा हो जाएगा, क्योंकि मालवा 1560-62 में, फिर मालवा के बाद आपका चित्तौड़ 1568 में राणा उदय सिंह, हल्दी घाटी 1576 और कांधार लास्ट में आपका 1595 हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी नंबर 3142। 3142। निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया? क्या पूछ रहा है इसमें? किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया था? किसके द्वारा किया गया ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान आईआईटी हैदराबाद परिसर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया इसको। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 144 में। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया इसको? ये WRI इंडिया और NIUAC क्यूब, इन्होंने लॉन्च किया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर पैरेलल गवर्नमेंट किसने बनाए थे? किसने बनाए थे? आपके चित्तू पांडे ने बनाए थे। किसने? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में पहली पैरेलल सरकार की स्थापना की, और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रक्तू चक गांव में हुआ था।
और इन्हें शेरे बलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरे बलिया। अब आते हैं लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना। गवर्नर दिया और उनकी पॉलिसी दी है। कौन सी गवर्नर की कौन सी पॉलिसी थी? तो वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग की कौन सी पॉलिसी थी इसमें? ये रिंग फेंस पॉलिसी थी, यानी कि घेरे की नीति थी। क्या थी? वारेन हेस्टिंग की घेरे की नीति। तो वन का वन हो जाएगा। फिर क्या है करा है? लॉर्ड वेलीजली। तो लॉर्ड वेलीजली क्या नीति थी? सब्सिडरी अलायंस थी, यानी कि सहायक संधि थी। क्या थी? सहायक संधि थी। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी क्या थी? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, व्यक्तिगत का सिद्धांत था। क्या था ये? व्यक्तिगत का सिद्धांत था। और लास्ट बचा लॉर्ड लिटन, प्राउड रिजर्व की नीति थी। सबसे क्या सही जाएगा? 1243। 1243 बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल हैं। इसमें आपको क्या दोनों ऑप्शन सही है? जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचले स्थान पर है 5 राज्यों में से, और आपका उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 148 नंबर पर। निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने 6 जुलाई 2022 को गूगल ने स्टार्टअप्स पहल के लिए गूगल्स के हिस्से के रूप में स्टार्टअप ऑफ स्किल इंडिया लॉन्च की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष हाइडी स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? कौन सा पूछ रहा है? बैटल ऑफ हाइडी स्पीच। ये किस वर्ष लड़ा गया था आपका? ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व में हाइडी स्पीच का युद्ध लड़ा गया था आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन और ये अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? लास्ट। अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो लास्ट क्वेश्चन में बताने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम क्लास अपलोड करेंगे सब्सक्राइब करे रहेंगे आप, तो क्लास का आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। देखते हैं 150 नंबर पर। पोलज ऐसी भूमि थे जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता है। सही कह रहा है इसमें। जो पोलज थी इसको कभी परती नहीं छोड़ा जाता था। पोलज पर्वतीय ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी। तो ये भी सही आपके हैं। जो पर्वतीय भूमि थी बीच बीच खेती नहीं की जाती थी। पोलज ये हमेशा भूमि में खेती की जाती थी। चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्ष के लिए परती छोड़ दिया जाता था। ये भी सही है आपका। चाचर भूमि होती थी उसको 3-4 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था। जिस भूमि पर 5 वर्ष या अधिक समय तक खेती नहीं की जाती तो उसे बंजर भूमि कहा जाता था। ये भी ऑप्शन आपका सही है। इस हिसाब से 1 2 3 4 ऑल सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें। क्या हो जाएगा इसमें? ऑल सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 150 क्वेश्चन हमने फिनिश किए। ये आपका टेस्ट तीसरा था। कौन सा टेस्ट था ये आपका? ये तीसरे नंबर का टेस्ट था। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का तीसरा टेस्ट था। दृष्टि कोचिंग का आपका ये। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक कर लीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।